कैसे हैं आप सब लोगों का मेरे इस लेक्चर में बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर ना हम बेयर एक्ट को ही बहुत कंप्लीट और एक कॉम्प्रहेंसिव वे में स्टडी करने वाले हैं। और ये वाली जो लेक्चर सीरीज़ रहेगी स्टूडेंट्स, वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जो बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर के हों, या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि जुडिशल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशंस या फिर क्लैट या फिर एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए अपनी आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो सारे बच्चे के लिए ये जो मेरी लेक्चर सीरीज़ जो आज से स्टार्ट होने वाली है, वो लेक्चर सीरीज़ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है। तो पहला सब्जेक्ट जो हमने इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर लिया है वो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे फिर आज का ये लेक्चर। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब भी हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब भी हम एक नया लॉ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें को ध्यान रखना होता है। ठीक है, कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें वो हो सकती हैं, वो है कुछ होंगी उनकी इम्पॉर्टेंट डेट्स, मतलब किस डेट को वो आया होगा, उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या होगी, उसकी इनैक्टमेंट डेट क्या होगी। ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रीलिम्स के अंदर आपको पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही साथ जब आप ग्रेजुएट होकर के निकलेंगे, जो लॉ स्टूडेंट्स अभी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, जब वो बच्चे ग्रेजुएट होकर के निकलेंगे तो उनको एक एग्ज़ाम देना होगा जिनका नाम है ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन। तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन के अंदर भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी देखे गए हैं जो बेयर एक्ट से डायरेक्ट आते हैं। और कई बार तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट इन्फोर्समेंट डेट और इनैक्टमेंट डेट के ऊपर ही पूछ लिए गए हैं। तो हमको ये इम्पॉर्टेंट डेट्स बिल्कुल याद रखनी होती हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक्ट हमारा जो है वो एक्ट नंबर 1 है 1872 का। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये ड्राफ्ट किया गया था सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। ठीक है, इनैक्टमेंट डेट इसकी होगी 15 मार्च 1872। अच्छा, ये इनैक्टमेंट डेट क्या हुई सर? ये इनैक्टमेंट डेट वो डेट होती है जब आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी एक लेगिस्लेशन को असेंट मिल जाता है। तो उस डेट को हम बोलते हैं इनैक्टमेंट डेट। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पर्टिकुलर लेगिस्लेशन को जिस डेट को असेंट मिल गया, वो डेट हो जाती है उसकी इनैक्टमेंट डेट। अच्छा, फिर ये इन्फोर्समेंट डेट कौन सी हुई? तो ये इन्फोर्समेंट डेट वो डेट होती है कि जिस पर्टिकुलर डेट से वो लेगिस्लेशन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा असेंट लिया गया था, जिसको वो लेगिस्लेशन आपके जिस पर्टिकुलर डेट को इन्फोर्स करा दिया गया, मींस लागू करा दिया गया थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, तो वो डेट हो जाती है आपकी इन्फोर्समेंट डेट। तो इन्फोर्समेंट डेट है आपकी इसमें 1 सितंबर 1872 और इनैक्टमेंट डेट है इसकी 15 मार्च 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर टोटल चैप्टर आपके 11 होने वाले हैं और टोटल सेक्शंस आपके 167 सेक्शंस होने वाले हैं। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है बच्चों आपका, ये सब्जेक्ट आता है आपका कनकरेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपकी 3 लिस्ट हमको सुनने को हमेशा मिलती है। पहली लिस्ट जो होती है वो होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट होती है हमारे पास स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट होती है हमारे पास कनकरेंट लिस्ट। तो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कनकरेंट लिस्ट के लिस्ट नंबर 3 के एंट्री नंबर 12 के अंदर हमारा ये सब्जेक्ट फॉल करता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के नेचर के बारे में कि उसका नेचर कैसा है, उस सब्जेक्ट का नेचर क्या है। तो इसका नेचर है लेक्स फॉरी लॉ। लेक्स फॉरी नेचर है इसका। अब ये लेक्स फॉरी लॉ का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, मीन्स ये एक तरीके का फाउंडेशन है किसी भी चीज़ के लिए। मतलब किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए या किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए एक फाउंडेशन का काम करेगी। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, ये होता है प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं, ये दोनों पर्सपेक्टिव से हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अच्छा, प्रोसीजरल मतलब जिस सब्जेक्ट के अंदर प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि कौन सी चीज़ किस प्रकार की जाएगी और कौन सी चीज़ को करने का क्या तरीका रहने वाला है।
सब्सटैंटिव चीज़ मीन्स वो होती है जिसके अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसके अंदर थ्योरिटिकल पोर्शन दिया गया है। ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, वो आपका दोनों बताता है। ये आपका प्रोसीजरल लॉ भी है, ये आपका सब्सटेंटिव लॉ भी है। मीन्स इस सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रोसीजर को भी देखने को मिलेगा और आपको सब्सटेंटिव चीज़ें भी मिलेंगी। मीन्स आपको डेफिनेशंस मिल सकती हैं, आपको थ्योरी मिल सकती है, आपको कोई कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं जिसके अंदर आपको चीज़ों को समझने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी। ये वाला सब्जेक्ट जो होता है वो आपका नॉट एग्जॉस्टिव लॉ होता है। मीन्स ये सब्जेक्ट अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इस सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। मीन्स अब कौन कौन से वो सब्जेक्ट होंगे जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट की ज़रूरत होगी, वो आपके होंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह वगैरह। तो ये जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरत होती है आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो आपका अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ये अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो होता है वो बैकबोन होती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की। मींस हमारे जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हमको कोई ना कोई चीज़ की, कोई ना कोई साधन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम एविडेंस के तौर पे जानते हैं। तो एविडेंस जो होता है वो जस्टिस देने में अपना एक अहम रोल निभाता है और उसी तरीके से हमने इसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का बैकबोन समझाया है। अब हम बात करेंगे इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में कि मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट का एम क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है बनने का, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मीन्स वो किस चीज़ के बारे में बताता है और उसका बनने का रीज़न क्या था। तो सबसे पहले जो रीज़न इसमें मैंने लिखा हुआ है पॉइंटर्स में, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बनाया है बच्चों वो ये है कि टू चेक द ट्रूथफुलनेस ऑफ द क्लेम और स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टीज। मीन्स पार्टीज के द्वारा जो भी क्लेम या फिर जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है बच्चों, उसकी ट्रूथफुलनेस को चेक करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स ट्रूथफुलनेस मतलब कि कौन सी पार्टी सच कह रही है और कौन सी पार्टी आपकी झूठ कह रही है। तो उस चीज़ को साबित करने के लिए आप कोई एविडेंस देंगे, आप कोई सबूत देंगे। तो बिना सबूतों के कोई भी बात को साबित ही नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमको पता चल पाए कि कौन सी पार्टी जो कि क्लेम कर रही है या फिर कोई भी स्टेटमेंट पास कर रही है, तो उस स्टेटमेंट में, उस क्लेम में कितनी सच्चाई है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताता है कि ये जुडिशरी की हेल्प करता है। It helps the judiciary in deciding the rights and liabilities of the parties. Means parties की rights और parties की liabilities को decide करने में इंडियन एविडेंस एक्ट जुडिशरी की बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। वो कैसे? मतलब अगर कोई भी पार्टी है जो कि अपना कोई भी चीज़ को क्लेम कर रही है और वो एलिगेशन भी लगा रही है साथ साथ कि जो अपोजिट पार्टी है उसने मेरे साथ में ये नुकसान मेरा कर दिया है। ठीक है। तो सामने वाली पार्टी से वो कंपनसेशन मांग रही है, मतलब उसको लायबल बना रही है किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी ऑफेंस के लिए, किसी न किसी एक्टिविटी के लिए उसको लायबल बना रही है। तो उस क्लेम को प्रूफ करने के लिए जो प्लेंटिफ होगा, ठीक है, वो अपना कोई ना कोई एविडेंस देगा, कोई सबूत देगा, जिसके आधार पर जुडिशरी ये डिसाइड करेगी कि प्लेंटिफ के द्वारा किया गया क्लेम क्या आपका वैलिड है, क्या डिफेंडेंट को सच में लायबल बनाया जाना चाहिए। तो मतलब एविडेंस के आधार पर ही, क्या एविडेंस के आधार पर ही जुडिशरी ये डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टीज़ की कितनी राइट्स बनती हैं और कौन सी पार्टी कितनी ज़्यादा लायबल होने वाली है आपकी। ठीक है बच्चों। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है आपका, ये मेंशन करता है, ये कुछ प्रिंसिपल बताता है आपको कि जिसके आधार पर हम
जो आपकी कोर्ट होती है, जो आपकी कोर्ट ऑफ लॉ है, जो आपकी जुडिशरी है, वो डिसाइड करेगी बच्चों आपका कोई भी फैक्ट कि वो रेलिवेंट है या नहीं है, कि कोई भी फैक्ट आपका रेलिवेंट है या नहीं है, और साथ ही साथ किस फैक्ट को हमको प्रूफ करने की ज़रूरत है, कौन सा फैक्ट प्रूफ हो जाएगा, कौन सा फैक्ट डिसप्रूव हो जाएगा, और कौन सा फैक्ट नॉट प्रूव्ड है, जिसको अभी तक प्रूफ ही नहीं किया गया। तो ये हमको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताता है, कुछ ऐसे सिद्धांत बताता है कि जिसके आधार पर कोर्ट ये चीज़ों को डिसाइड करेगी कि कौन सा फैक्ट रेलिवेंट है, कौन सा फैक्ट इररेलिवेंट है ना। अच्छा, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये बताता है कि ये जुडिशियरी का समय बचाता है। ये जुडिशरी का समय कैसे बचाएगा, चलो वो भी समझेंगे। सपोज़ कोई एक ऐसा इंसान है जो कि किसी भी पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर बात कर रहा है और बोल रहा है कि अपोजिट पार्टी ने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाए थे और मेरे से ये चीज़ लायबल मुझे बनाया जा रहा है। तो वहाँ पर जब वो अपने एविडेंसेस को देगा, ठीक है, अपने सारे स्टेटमेंट्स को वहाँ पर प्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के पास इंडियन एविडेंस एक्ट को इस्तेमाल करते हुए वो इन चीज़ों का पता लगा सकती है कि कौन सा फैक्ट हमारे केस के रेलिवेंसी में आएगा और कौन सा फैक्ट हमारे केस के इररेलिवेंट रहेगा। तो बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट जुडिशरी का समय भी बचाता है, वो डिसाइड करने में कि आपका कौन सा फैक्ट रेलिवेंट है, कौन सा फैक्ट इररेलिवेंट है, कौन सा एविडेंस हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा केस को समझने के लिए और कौन सा एविडेंस हमारे पास बेकार का हमारा समय बर्बाद करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों यहाँ पर बात करने वाले हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर मतलब कि बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट का ढांचा, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमारे इस कंप्लीट इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 11 चैप्टर होते हैं। तो ये 11 चैप्टर मैंने आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, और मैंने इनको पार्ट वाइज इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे आप बेर एक्ट खोलेंगे ना तो आपको ये कंप्लीट तरीके से वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी ही होंगी, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेरे इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में भी आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर जो चीज़ बताई है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट्स के अंदर बच्चों इस इंडियन एविडेंस एक्ट को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 के अंदर, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर यहाँ पर आपका 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर जो कि बात करेगा प्रिलिमिनरी के बारे में, ये प्रिलिमिनरी, ठीक है। प्रिलिमिनरी में यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि इंट्रोडक्शन क्या है, शॉर्ट टाइटल क्या है, उसका कमेंसमेंट क्या है, ठीक है, उसका एक्सटेंट कितना है, ठीक है, उसके अंदर अच्छा डेफिनेशन कौन कौन सी आएंगी, कैसा क्या हिसाब रहेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं। अच्छा, यहाँ पर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर नंबर 2 में है। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि आपका कौन से फैक्ट्स हमारे पास रेलिवेंट रहेंगे और कौन से फैक्ट आपके इररेलिवेंट होंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 आपके पार्ट 2 के अंदर आ रहे हैं। तो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमको ये बताया गया है कि फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो वो हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम उसको पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम बच्चों पढ़ेंगे ओरल एविडेंसेस के बारे में, ठीक है, कि कौन से एविडेंसेस ओरल फॉर्मेट में आप दे सकते हैं और उनकी रेलिवेंसी कितनी होगी और कैसे होगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में बच्चों हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब कोई भी शीट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप कोर्ट के अंदर देते हैं, कोई भी एनेक्शर्स के फॉर्मेट में। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर इंटर्नशिप कर रखी है और अलग अलग जगह में इंटर्नशिप कर रखी है, किसी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी ने हाई कोर्ट में, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में, किसी ने ट्रिब्यूनल में, किसी ने कहीं पे, किसी ने एडवोकेट के पास, किसी ने किसी के पास कर रखी होगी इंटर्नशिप। तो उन इंटर्नशिप में जब बच्चों ने फाइलें पढ़ी होंगी
तो उस फाइलों में एंड में एनेक्सर्स देखे होंगे, तो एनेक्सर्स बेसिकली एविडेंस ही होते हैं। मतलब जो कि पिटीशन के अंदर आप चीज़ें क्लेम कर रहे हो ना, तो उसको प्रूफ करने के लिए आपने एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट लगा रखा है, तो वो डॉक्यूमेंट ही आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 आपका यहाँ पर बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। मीन्स ओरल एविडेंस का एक्सक्लूजन हो जाएगा अगर उससे ज़्यादा रेलिवेंट हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट रहेगा। तो ये सारी कंडीशन को चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस कर रखा है। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारे पास में है बर्डन ऑफ प्रूफ, कि कौन सी पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज करेगा, कैसी कंडीशंस रहेंगी, क्या कंडीशंस रहेंगी, वो चैप्टर नंबर हम 7 के अंदर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, वो है आपका एस्टॉपल। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 9, जो कि है बात करता है आपके विटनेसेस के बारे में, गवाह के बारे में। देन आपका आता है चैप्टर नंबर 10, जो कि बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। मीन्स विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा। अच्छा, कई बार आपने ये टर्म सुनी होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ। तो ये सारी जो टर्म्स टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और एग्जामिनेशन कैसे होगा किसी भी विटनेस का, विटनेस का एग्जामिनेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा, विटनेस से किस तरीके के सवाल करने ज़्यादा ज़रूरी होंगे, उनसे आप क्या डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम इसमें साथ ही साथ डिस्कस भी करेंगे। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम यहाँ पर इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में बात करेंगे, कि मतलब कोई भी फैक्ट है, कोई भी एविडेंस है जो आप कोर्ट के समक्ष यहाँ पर दे रहे हैं, उसका इम्प्रॉपर तरीके से एडमिशन, मतलब उसको एडमिट ही नहीं करा गया ठीक तरीके से, या फिर उसी एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया, तो क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या क्या हिसाब है, वो हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इस एविडेंस एक्ट को ना स्टूडेंट्स मैं कुछ इस कदर से पढ़ाने वाला हूँ, मतलब बेयर एक्ट तो हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, नो डाउट बेयर एक्ट तो हम बहुत अच्छे से इस मेरी लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन जब जब प्रोविजंस हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है, उन प्रोविजंस के साथ साथ ना मैं आपको अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा, जो मैंने कोर्ट के अंदर ऑब्जर्व करे हैं कई बार। ठीक है, जो मतलब मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान मैंने अपनी सीखे। ठीक है, और मैंने जब केसेस मैंने देखे, तो उन केस स्टडीज़ के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से उन चीज़ को पढ़ा, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव वे में उन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैंने खुद से पढ़ा, और बाद में मैंने उन चीज़ों को बुक से भी पढ़ा, और साथ ही साथ जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं, उनके साथ साथ उन चीज़ों को मैं आपको मिला करके इंडियन एविडेंस एक्ट, और साथ ही साथ जितने भी लॉज हम इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर बच्चों पढ़ने वाले हैं, उन सभी लॉज को मैं कंप्लीट तरीके से केस लॉज के साथ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ, मैं हर एक सेक्शन को वर्ड टू वर्ड डिफ़ाइन करते हुए और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए मैं हर एक सेक्शंस को पढ़ाने वाला हूँ। तो एक्साइटेड रहिए, बहुत कुछ इसमें जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ पर आपका 1872 का यहाँ पर बना गया है। ये एक्ट नंबर 1 होता है 1872 का। यहाँ पर जो डेट दी गई है स्टूडेंट्स, ये कौन सी डेट होगी बताइए। ये जो डेट है वो है आपकी इनएक्टमेंट डेट, मतलब जिस डेट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट को असेंट मिल गया, तो वो डेट थी आपकी 15 मार्च 1872। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके प्रीएम्बल के बारे में। तो प्रीएम्बल यहाँ पर कहता है कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलो। तो यहाँ पर प्रीलिम्स में भी, साथ ही साथ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर भी क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है हमको, कि इंडियन एविडेंस एक्ट को कंसोलिडेट किया जा सकता है, डिफ़ाइन किया जा सकता है, और अमेंड भी किया जा सकता है। इस बात को हमेशा याद रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बच्चे अक्सर प्रीएम्बल का सेक्शन ही छोड़ देते हैं। जब भी बच्चे, मैंने कई बार मैंने देखा है कि जब भी लॉ स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट करता है, तो वो सीधा सेक्शन नंबर 1 के ऊपर सीधा छलांग लगाता है।
या फिर सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लॉज को हमेशा छोड़ देता है और सीधा सीधा चैप्टर नंबर 2 के ऊपर ही सीधा डायरेक्ट, कई बार स्टूडेंट्स ऐसे एडवांस स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो जो बच्चे जुडिशरी या फिर एपीओ या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए या फिर अपनी सेल्फ स्टडी के लिए अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाने के लिए अगर वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो गलती ऐसी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती होगी और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर प्रिएम्बल को अंदर हमको यहाँ पर देखने को मिला है कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट को कंसोलिडेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और अमेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 के अंदर आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ प्रिलिमिनरी और चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट टाइटल इसका जो बेसिकली कहता है सेक्शन नंबर 1 में यहाँ पर बेसिकली कह रहा है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इंडियन एविडेंस एक्ट। इस एक्ट को हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बोलेंगे। एक्सटेंट इसका बोल रहा है यहाँ पर, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट होल ऑफ इंडिया पे आपका एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर लिखा है द एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अब जो करंट सिचुएशन है आपकी, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का एक पार्ट बन चुका है, इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है 31 अक्टूबर 2019 के बाद में। ठीक है, तो आपको अब ये इसका जो एक्सटेंट होगा, मतलब करंट टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो एक्सटेंट है वो कंप्लीट होल ऑफ इंडिया के ऊपर आता है। तो कई बार जब अगर प्रीलिम्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका एक्सटेंट कहाँ पर है, तो आपको सीधा आँख बंद करते हुए होल ऑफ इंडिया पर यहाँ पर टिक लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। अच्छा, ये सारी की सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई होने वाला होता है। ठीक है, और ये कोर्ट मार्शल्स की प्रोसीडिंग के ऊपर भी अप्लाई होता है, लेकिन कोर्ट मार्शल्स की उस वाली प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता जो कि आपके आर्मी एक्ट, ठीक है, आर्मी एक्ट या फिर आपके नेवल डिसिप्लिन एक्ट या फिर इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स, इनके ऊपर ये अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता। और साथ ही साथ कोई भी एक ऐसा एफिडेविट जो कि आप आर्बिट्रेटर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ एविडेंस, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपकी एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो इसमें हम दो पार्ट्स में हम इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा एप्लीकेबिलिटी और एक होगा नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी में हम इसमें सीधा सीधा ये बोल देंगे कि सर एप्लीकेबल होता है ये ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे। और ये नॉट एप्लीकेबल किस किस पे होता है, ये कोर्ट मार्शल लॉज पे एप्लीकेबल नहीं होता। और साथ ही साथ कोर्ट मार्शल के अंदर जो तीन यहाँ पर बेयर एक्ट के अंदर स्पेशल बोले गए हैं, जो कि है आर्मी एक्ट, एक होता है नेवल डिसिप्लिन एक्ट और एक होता है इंडियन नेवी एक्ट, तो इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स एक्ट यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता। और साथ ही साथ इसमें यह भी बोला है कि कोई भी आर्बिट्रेटर के सामने दिया गया एफिडेविट भी आपका कंसिडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा, उसको भी एविडेंस के तौर पर यहाँ पर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ही आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझने की है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट मीन्स जिस डेट को ये कमेंस हो गया, कमेंस होने का मतलब जिस डेट को ये इन्फोर्स हो गया, तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट यहाँ पर क्या बताई गई है, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, मतलब 1 सितंबर 1872 को इसकी इन्फोर्समेंट डेट कंसिडर की जाती है। सेक्शन 2 बच्चों आपका यहाँ पर रिपील हो गया था 1938 रिपीलिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार डेफिनेशन पूछते हैं ऑल इंडिया बार के अंदर और बच्चा लगा सोचता है हमेशा कि सारे बेयर एक्ट की डेफिनेशन तो सेक्शन 2 के अंदर ही होती है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन एविडेंस के एक्ट के अंदर भी सेक्शन 2 के अंदर ही होगी, लेकिन नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपके सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर सारी डेफिनेशंस को दिया गया है।
सेक्शन 2 तो इसका है ही नहीं, सेक्शन 2 तो यहाँ पर रिपील कर दिया गया था ना। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन जो हमारे पास में आ रही है वो है कोर्ट की। तो कोर्ट का मतलब क्या हुआ? कोर्ट का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि कोर्ट इंक्लूड ऑल द जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल द पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। मतलब कोर्ट का मतलब यहाँ पर वो होता है कि सारे के सारे जजेस और सारे के सारे मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि लीगली ऑथराइज्ड हो रखा है एविडेंस को लेने के लिए, वो सारे लोग क्या होंगे? कोर्ट। लेकिन एक आर्बिट्रेटर को हम कोर्ट बिल्कुल नहीं कहेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ लिखी गई है। ठीक है, ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये बोल रहा है फैक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है इसकी, नेक्स्ट जो टर्म है वो है फैक्ट। तो फैक्ट के अंदर बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस। मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसको, या फिर कोई भी स्टेट ऑफ थिंग या फिर कोई भी रिलेशन ऑफ थिंग्स जिसको आप सेंस कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप सुन सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, वो चीज़। या फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर हमको ये भी कह रहा है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस, या फिर कोई भी ऐसी मेंटल कंडीशन जिसमें कि पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो भी हमको फैक्ट के तौर पर हम कंसिडर करेंगे। मैं समझ गया। देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए मेरी इस डेफिनेशन को देख करके, और यहाँ पर जो लिखा है बेयर एट को, इसको भी समझने में बहुत सारे बच्चे भी कन्फ्यूजन में रहे रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इलिस्ट्रेशन से समझेंगे। पहला इलिस्ट्रेशन यहाँ पर कह रहा है कि देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। मतलब पहला ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर अरेंज हो रखे हैं और एक सर्टेन प्लेस के अंदर अरेंज हो रखे, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? फैक्ट हो जाएगा। दूसरा इलस्ट्रेशन यहाँ पर कह रहा है कि दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग, किसी एक इंसान ने कुछ भी सुना या कुछ भी देखा, वो भी फैक्ट है। तीसरा हमको ये कह रहा है कि अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, किसी इंसान ने कुछ बोला, वो भी फैक्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि द दैट अ मैन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन, हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, act in good faith or fraudulently, or use a particular word in a particular sense, or is or was at a specific time conscious of a particular sensation is a fact। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो कि अपना एक सर्टेन ओपिनियन रखता है और उसकी एक खुद की इंटेंशन है, चाहे वो इंटेंशन आपकी गुड फेथ में हो या फिर वो आपकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है उसकी, और वो अपनी उस इंटेंशन को किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर सेंस के इस्तेमाल के लिए उस इंटेंशन को यूज़ कर रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंटेंशन एक स्पेसिफाइड टाइम पे हो रही है या फिर वो स्पेसिफिक टाइम पे नहीं हो रही है। ठीक है, और उस इंटेंशन को वो सेंस भी कर पा रहा है साथ साथ, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी? वो आपका सब कुछ फैक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि द दैट अ मैन हैज़ अ सर्टेन रेपुटेशन इज़ अ फैक्ट। किसी भी मैन है, किसी किसी भी मैन की एक सर्टेन रेपुटेशन है, वो भी आपका एक फैक्ट होगा। मतलब कोई भी एक व्यक्ति है अपनी खुद की एक रेपुटेशन रखता है, वो भी फैक्ट है। मतलब फैक्ट का मतलब बेसिकली वो चीज़ होती है कि जो आप सोच रहे हो वो भी फैक्ट है, जो आपने देखा वो भी फैक्ट है, जो आपने अपने मुंह से कहा वो भी फैक्ट है, आपने कुछ किया वो भी फैक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली फैक्ट आपका कोई भी चीज़ हो सकती है, स्टेट ऑफ थिंग हो सकती है, रिलेशन ऑफ थिंग हो सकती है, जिसको कि आप सेंस कर सकते हैं, वो आपकी फैक्ट यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो आपकी रेलिवेंट है। तो रेलिवेंट का मतलब क्या होगा? रेलिवेंट का मतलब ये होगा कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट, हम उस फैक्ट को रेलिवेंट कह देंगे कब? व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी वे, एनी ऑफ द वे रेफर्ड टू
इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। हम उस फैक्ट को रेलिवेंट कह देंगे जब वो पर्टिकुलर फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्शन में है और साथ ही साथ एक संबंध बना रहा है, एक इंटरलिंक्ड बना रहा है, एक लिंकिंग बना रहा है दोनों फैक्ट के बीच में, आपस में एक जोड़ बना रहा है कि हाँ वो उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहा है, तो बेसिकली वो रेलिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होगा? एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन, कोई भी ऐसा फैक्ट या तो वो अकेला खुद या फिर वो किसी कनेक्शन में दूसरे फैक्ट के साथ में, द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, उसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, एजर्टेड और डिनाइड, जिसमें उसकी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी उसकी एजर्ट की जाएगी, एडमिट की जाएगी या फिर उसकी डिनाइड की जाएगी किसी भी सूट के अंदर या किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर, तो वो आपका फैक्ट इन इशू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, एक्सप्लेनेशन अभी समझते हैं बच्चों। पहले हम यहाँ पर ये चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पर ये बेसिकली बात कर रहा है कि ए नाम का एक व्यक्ति है जो कि अक्यूज्ड है। यहाँ पर क्या है? वो अक्यूज्ड है। किस चीज़ के लिए अक्यूज्ड है? कि उसने बी नाम के व्यक्ति की मर्डर कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब उसका ट्रायल चला तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठे। मतलब होता है ना, जब किसी ना किसी पर्सन का ट्रायल चल रहा होता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या सच में ऐसा उसने किया है या नहीं किया है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सवाल जो उठा वो ये था, पहला क्वेश्चन ये था कि ए कॉज्ड बी इज डेथ, क्या ए ने बी की डेथ करी है? दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि ए इंटेंटेड टू कॉज बी डेथ, ए की इंटेंशन थी बी को मारने की। तीसरा क्वेश्चन ये उठा, ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, ए को क्या सच में डर लगा था या ऐसा कुछ कंडीशन हो गई थी जिसकी वजह से उसको बी को मारना पड़ा, है ना? तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर ये जो तीनों कंडीशंस यहाँ पर बात करी हैं ये होंगे आपके फैक्ट इन इशू। ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? आपके फैक्ट इन इशू, मतलब एक इश्यूज बना रहे हैं आपके किसी भी पर्टिकुलर केस के अंदर, तो वो आपके फैक्ट इन इश्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखा है कि दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज बी इज डेथ, जब ए वो एक्ट कर रहा था तो उस टाइम पे बी की डेथ हुई, वॉज बाय द रीज़न ऑफ अनसाउंड माइंड इन द माइंड कैपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, क्या वो उस टाइम पे साउंड माइंड का था या नहीं था? क्या वो जो हरकतें कर रहा था क्या वो उसके नोन में थी? मतलब क्या वो उन हरकतों के बारे में जानता था कि उसका नेचर कैसा हो सकता है बाद में, क्या उससे किसी की जान जा सकती है नहीं जा सकती, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे जो आपके कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, ये आपके फैक्ट इन इशू बताते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा है आपका, वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर एनी कोर्ट रिकॉर्ड एंड इशूज ऑफ फैक्ट, फैक्ट टू बी एजर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशूज इज़ अ फैक्ट इन इशू। वही सारी बातें इसमें बोल रखी हैं कि कोई भी ऐसा फैक्ट है या तो खुद वो अकेला या फिर वो खुद किसी और दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्टेड फॉर्म में रह रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को चेक किया जाएगा, उसके नेचर को देखा जाएगा, उसकी एक्सटेंडेबिलिटी को देखा जाएगा, उसके राइट्स और उसकी लाइबिलिटीज़ को भी देखा जाएगा, उसकी डिसेबिलिटीज़ को भी चेक किया जाएगा, तब उस पर्टिकुलर फैक्ट को एडमिट किया जाएगा या फिर उस पर्टिकुलर फैक्ट को डिनाइड किया जाएगा किसी भी सूट या किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर। तो समझो वो फैक्ट आपका क्या होगा? फैक्ट इन इशू है जी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या? डॉक्यूमेंट यहाँ पर बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी मैटर expressed or described upon any substances by means of letter, figure or mark or by more than one of those means, मतलब कोई भी ऐसा मैटर जिसको कि एक्सप्रेस किया गया है, जिसको कि बताया गया है, डिस्क्राइब कर दिया किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। और डिस्क्राइब किस तरीके से कर रहे हैं? लेटर बना रखा है, कोई कोई फिगर बना रखा है, कोई मार्क बना रखा है, या कोई भी कुछ भी ऐसा डिज़ाइन बना रखा है जिसकी वजह से हम ये पता लगा पा रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है या ऐसा कुछ चीज़ें उसके ऊपर प्रिंट हो रखी हैं। ठीक है, तो वो आपकी डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंसिडर की जाएंगी। और वो लिखा भी उसी पर्पज़ के लिए कि उसको
रिकॉर्ड कर लिया जाए, उस सब्सटेंसेस के ऊपर उस मैटर को रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो अगर हम कहें किसी ने कुछ लिखा तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा। किसी ने फ़ोटोग्राफ खींच ली वो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा। किसी ने कोई भी मैप बना रखा है, नक्शा बनाया हुआ है किसी चीज़ का, है ना, प्लान बनाया है, उस प्लान की प्लानिंग कर रखी है एक पेपर के ऊपर लिख करके, स्ट्रैटेजी बना रखी है ना, वो भी डॉक्यूमेंट होगा आपका। मेटल की प्लेट के ऊपर कोई भी तरीके का इंस्क्रिप्शन है, कोई भी किसी भी तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर है तो समझो वो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है। कैरिकेचर भी आपका डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं आपकी, तो इनको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, तभी इंडियन एविडेंस एक्ट कंप्लीट तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करता है एविडेंस के बारे में। ठीक है। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ आपको कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो चलिए अब समझते हैं बेसिकली एविडेंस का मतलब क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखेंगे क्या होता है। मतलब पहला क्लॉज जो इसका बात कर रहा है वो ये बोलता है कि ऑल द स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू द मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट जो भी किसी भी पर्सन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, और वो एक स्टेटमेंट पास कर रहा है कोर्ट के समक्ष में अपनी बात को प्रूव करने के लिए। सपोज़ जैसे मैं हूँ, ठीक है स्टूडेंट, सपोज़ जैसे मैं हूँ और मैं अपनी बात को कोर्ट के सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं किसी केस में विटनेस हूँ, ठीक है, तो अब मैं अपनी कोर्ट के सामने अपनी बात को मैंने बोल दी, मतलब स्टेटमेंट दिया मैंने, तो मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ बेसिकली कोर्ट को, मैं एविडेंस दे रहा हूँ, और वो एविडेंस मैंने बोल करके दिया है तो मतलब वो ओरल एविडेंस होगा। लेकिन अगर उसी एविडेंस को मैं बोल करके नहीं बल्कि एक प्रिंटेड फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अगर मैं वही स्टेटमेंट को लिखवा करके दे रहा हूँ तो वो आपका एविडेंस जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, जो कि आपके क्लॉज 2 में यहाँ पर लिखा गया है। ऑल द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी यहाँ पर कंसिडर कर रखा है। ठीक है। जैसे होता है ना आजकल व्हाट्सएप की चैट वगैरह निकाल लेते हैं, इंस्टाग्राम की चैट निकाल लेते हैं, और जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो भी आपके एविडेंसेस वगैरह होते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी आजकल कंसिडर बिल्कुल करते हैं और एविडेंस के तौर पर भी उन चीज़ों को पेश कर सकते हैं आप कोर्ट के अंदर। ठीक है। प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रूव्ड की डेफिनेशन। प्रूव्ड की डेफिनेशन में यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है कि अ फैक्ट इज़ टू बी प्रूव्ड व्हेन, हम तब मान लेंगे कि ये फैक्ट प्रूव हो गया कब, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट, मतलब जब हम उस मैटर को कंसिडर करेंगे तभी तो मानेंगे कि वो प्रूफ हो गया। बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने ही करेंगे सर। आइदर बिलीव इट टू बी एग्जिस्ट और कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस, हम ये मान लेंगे कि वो फैक्ट जो था वो एग्जिस्ट करता है सर, और वो एग्जिस्टेंस में है अपनी करंटली, वो करंटली अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर भी है, और साथ ही साथ वो किसी पर्टिकुलर केस के या पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बता रहा है कि वो पर्टिकुलर एक्ट एग्जिस्ट करता है, तो मतलब उस फैक्ट को हम प्रूफ हो गया हूँ। मतलब अगर कोई भी फैक्ट है जो मैंने दिया है और वो फैक्ट मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि उस बात से साबित हो सके कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो पर्टिकुलर केस के लिए बहुत ज़्यादा वैलिड है और वो बात एग्जिस्ट भी करती है कहीं ना कहीं, है ना, तो वो फैक्ट को हम यहाँ पर प्रूफ तौर पर मान लेंगे कि वो प्रूव्ड हो गया। अच्छा, इसी का जस्ट अपोजिट होता है डिसप्रूव्ड। ठीक है, कि कोई भी फैक्ट है वो डिसप्रूव्ड तब हो जाएगा जब आप उस फैक्ट को दे रहे हो, और जब आप दे भी इसलिए रहे हो कि वो फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब काउंटर कर रहा हूँ मैं, जैसे जो आपका पिटिशनर है, ठीक है, उसने कुछ बोला
और वो बोल रहा है कि सर मेरे तो ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है, मेरे साथ ये गलत चीज़ें हो गई हैं, मेरे साथ नुकसान हो गया है मेरा, वगैरह वगैरह, और बहुत सारे स्टेटमेंट उसने दिए। हम्म, तो उन्हीं सारे स्टेटमेंट को काउंटर जब मैंने किया, तो मैंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी बोले जो कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो मैंने उन फैक्ट को बोला जिससे साबित हो गया कि जो पर्टिकुलर फैक्ट बोला गया था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मतलब वो उस फैक्ट को मैंने क्या कर दिया, डिस्प्रूव्ड कर दिया, मतलब उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को ही मैंने चैलेंज कर दिया। तो वहाँ पर क्या हो गया कि वो फैक्ट डिस्प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है। A fact is said to be disproved when, after the considering the matter before it, the court either believes it that it does not exist or consider its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. Clear? All right. यहाँ पर अब हम बात करेंगे not proved. A fact is not to be proved when it is neither proved or disproved. कोई भी ऐसा फैक्ट है जो कि आपका प्रूफ भी नहीं हुआ और ना कि आपका डिसप्रूव्ड हुआ, तो फिर वो आपका क्या बोल देंगे हम जी, वो नॉट प्रूव्ड है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट है जब उसको प्रूफ ही नहीं हुआ और ना वो डिसप्रूव्ड हुआ, तो उस फैक्ट को हम सीधा बोल देंगे कि ये प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो नॉट प्रूव्ड है, अप्रूवल ही नहीं देना है, इसको देना ही नहीं है सर, बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन, तो इंडिया की डेफिनेशन यहाँ पर सीधा सीधा मैं बोल दिया है। क्या बोला है कि इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, बस ख़त्म। यहाँ पर जो लिखा है ना एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये तो नहीं है। अब होल ऑफ इंडिया पर आता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, कंप्लीट इंडिया के ऊपर आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे सेक्शन नंबर 4। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 4 यहाँ पर बात करते हैं मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। तो मे प्रिज्यूम यहाँ पर क्यों बोला गया है? मे प्रिज्यूम मतलब जिसको आप प्रूफ भी करेंगे, जो प्रूफ हो भी सकता है या फिर वो प्रूफ नहीं भी हो सकता है। अगर वो प्रूफ हो गया तो वो प्रूव्ड फैक्ट होगा, लेकिन अगर वो प्रूव्ड नहीं हुआ तो फिर वो कौन सा फैक्ट हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा डिसप्रूव्ड फैक्ट। ठीक है, अच्छा, एक होता है शैल, जिसमें कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, क्या करेगी? कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये फैक्ट आपका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। और कंक्लूसिव प्रूफ में बेसिकली कोर्ट एक कंक्लूसिव प्रूफ दे रही है। क्या कर रही है यहाँ पर कि कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, कंक्लूजन के फॉर्मेट में उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा एक कंक्लूसिव तरीके से कि वो फैक्ट आपका प्रूव्ड है या फिर वो फैक्ट आपका डिसप्रूव्ड है, या फिर उस फैक्ट को आपको अलाउ कर दिया गया और उस फैक्ट को आपको अलाउ नहीं कर दिया गया। तो यही सारी कुछ आपकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है मे प्रिज्यूम के अंदर। मे प्रिज्यूम में लिखा है वेन एवर इट इज़ प्रूव्ड बाय दिस एक्ट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी एक फैक्ट को, दैट इट मे आइदर रिगार्ड सच एज प्रूव्ड अनटिल अनलेस इट इज़ डिसप्रूव्ड और मे बी कॉल इट फॉर प्रूफ ऑफ इट। ठीक है, क्लियर? ओके। शैल प्रिज्यूम में यहाँ पर लिखा है वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट एंड दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड such fact as proved until and unless it is disproved। कंक्लूसिव प्रूफ में यहाँ पर लिखा है व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि डिक्लेयर कर दिया गया फैक्ट है टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ दैट वन फैक्ट रिगार्ड्स द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। क्लियर?
ओके, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, और अब हम मिलेंगे हम कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपके सेक्शन नंबर 5 से, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 6, 7 और आगे कंप्लीट पूरा बेयर एक्ट हम अच्छे से डिटेल फॉर्मेट में हम बिल्कुल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसी चीज़ को रिवाइज़ कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, और अगर कभी किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है, आज के इस लेक्चर से समझ में नहीं आया, तो बेझिझक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना क्वेश्चन डाले और मैं उस बच्चे का डाउट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।